हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विनीत कुमार राय। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कैप्सूल में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग्स वो बायोअवेलेबिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइपोफिलिसिटी जो ड्रग की होती है वो कैसे अफेक्ट करती है बायोअवेलेबिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। ये एक फार्मास्यूटिकल फैक्टर है और लाइपोफिलिसिटी को हम बेसिकली ड्रग के एफिनिटी जो लिपिड इन्वायरमेंट के लिए है उसको उस प्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि कितना लिपिड लविंग एबिलिटी है उस ड्रग की, दैट इज लाइपोफिलिसिटी। एंड मैंने पहले भी आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए, एक अच्छी बायोअवेलेबिलिटी अचीव करने के लिए आपको सॉल्युबिलिटी और लाइपोफिलिसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों सफिशिएंट नहीं है उस केस में आपको बायोअवेलेबिलिटी कम मिल सकती है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो इसका मतलब ये नहीं कि बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा ही होगा। वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, लाइपोफिलिसिटी भी सफिशिएंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर अ गुड एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी। सो क्योंकि पीके जो पीके ऑफ द ड्रग डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और अगर कोई ड्रग आयनाइज नहीं होती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर मानी जाती है। जो ड्रग आयनाइज होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है। ओके, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा माना जाता है कि 90% से ज़्यादा ड्रग्स, जो कि 95% से ज़्यादा ड्रग इवन जो कि अनचेंज फॉर्म में है, नॉन एनिक फॉर्म में है, तो वो इफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अगर वो आयनाइज फॉर्म में जाती हैं तो फिर इफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, तो दूसरे एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म फॉलो होते हैं आयनिक ड्रग को एब्जॉर्ब कराने के लिए। ओके, सो पीके ड्रग डिटरमाइंस द आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग एट पर्टिकुलर पीएच। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। द अनआयनाइज्ड ड्रग if sufficiently lipid soluble is absorbed into systemic circulation। यहां पे solubility भी sufficient हो और उसकी lipid solubility भी sufficient हो, then only you can ensure a good absorption process or bioavailability। If the drug is in the unionized form, if the drug is in unionized form with low lipid solubility, it will be poorly absorbed। मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म में तो है लेकिन लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, तब भी उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। अ ड्रग शुड हैव सफिशिएंट एक्वस एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। सो दिस विल हेल्प फैसिलिटेट द ड्रग पार्टीशनिंग बिटवीन लिपोइडल बायोमेम्ब्रेन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक तो ड्रग स्टमक में सपोज अवेलेबल है, सॉल्युबल फॉर्म में है और उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी है, तो ड्रग स्टमक से पहले बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर जा चुका है, अब इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना है। यहां से यहां और यहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, दोनों चीजों के लिए लाइपोफिलिसिटी इंपॉर्टेंट है। और सफिशिएंट लाइपोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि लाइपोफिलिसिटी इतनी ज्यादा ना हो कि स्टमक से ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में तो चली जाए लेकिन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ना जा पाए। तो होगा क्या, लाइपोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगी ड्रग, एक बार बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में गई तो वहीं पे रह जाएगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। इससे घाटा क्या होगा, इससे घाटा ये होगा कि हमें बायोअवेलेबिलिटी कम नजर आएगी और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि लाइपोफिलिसिटी इसकी अच्छी है और वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सफिशिएंटली लाइपोफिलिसिटी का मतलब क्या है, सफिशिएंट सॉल्युबिलिटी, सफिशिएंट लाइपोफिलिसिटी।
इसका मतलब ये है कि log p वैल्यू 1 से 4 के बीच में होनी चाहिए, 1 to 4। आई रिपीट, log p वैल्यू अगर 1 to 4 के बीच में है तो लाइपोफिलिक कैरेक्टर सफिशिएंट माना जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर अ गुड बाइलेबिलिटी। और अगर log p वैल्यू 1 से कम है या फिर 4 से ज्यादा है तो क्या होगा, 1 से कम होगा तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जाएगा ही नहीं, सॉल्युबल तो होगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा। और 4 से ज्यादा है तो सॉल्युबल होने के बाद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में तो घुस जाएगा, लेकिन यहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा। ठीक है, और 1 से 4 के बीच में है तो सॉल्युबल फॉर्म में है तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में भी जाएगा, और उसके बाद वो वाटर सॉल्युबिलिटी भी उसकी अच्छी है तो यहां से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी ट्रांसफर हो सकता है इजीली। तो इस वजह से एक रेंज, अच्छी रेंज हमें पता होना बहुत जरूरी है। A perfect hydrophilic lipophilic balance should be in the drug structure for good bioavailability. Lipophilic hydrophilic balance इसका मतलब है कि solubility भी ठीक ठाक हो, लाइपोफिलिसिटी भी ठीक ठाक हो। इस स्टेटमेंट से यही मतलब निकलता है। यहां पे लिपिड सॉल्युबिलिटी log p, जैसे मैं बोल रहा था, log p से डिनोट करते हैं। p इज पार्टीशन कोफिशिएंट, और उसका जो p इज रेशियो जिसका कोई यूनिट नहीं होता, और जैसे ही p की वैल्यू मिलती है हम उसका log ले लेंगे। log लेने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है 1 2 3 4 5 6 वट एवर इट मे बी, माइनस में भी कभी कभी आता है, तो वही log p वैल्यू हो जाएगी। एंड आई लेट यू नो कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। दिस वैल्यू टेल्स दैट अबाउट द डिग्री ऑफ distribution of the drug between lipophilic solvent and octanol and aqueous phase water। मतलब एक रेशियो बताता है कि ऑक्टेनॉल और वाटर में अगर इस ड्रग को डाल दिया जाए तो कितनी ड्रग ऑक्टेनॉल में जाएगी और कितनी ड्रग वाटर में जाएगी, दोनों में पार्टीशनिंग कितना कितना। तो ऑक्टेनॉल इज टू वाटर का रेशियो पी वैल्यू बताता है, और उसका लॉग लोगे तो हमें एग्जैक्टली पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी। इन जनरल द ड्रग विथ log p वैल्यू इन द रेंज ऑफ 1 to 4 इज सफिशिएंट फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन अक्रॉस लाइपोइडल मेम्ब्रेन, जो मैं बता चुका हूं आपको। तो ये आप इस पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट the range of log p should be between 1 to 4 in order to ensure a good bioavailability. Just keep it in mind. A direct correlation between drugs log p and the extent of absorption is illustrated in the table. अगर इस टेबल की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायरेक्ट कोरिलेशन बताने की कोशिश की गई है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट मीन्स कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि log p 1 to 4 के बीच में है तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है, बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, मैक्सिमम केसेस। लेकिन कुछ केसेस ऐसे जरूर हैं जहां पे log p 1 to 4 के बीच होते हुए भी वो बायोअवेलेबल नहीं है, या फिर 4 से ज्यादा, बहुत ज्यादा है और 1 से बहुत कम होते हुए भी बायोअवेलेबिलिटी उसकी अच्छी है। ऐसे भी केसेस देखने को मिले। दीज केसेस आर एक्सेप्शंस, और कुछ हद तक पॉसिबल है, और इसमें एग्जांपल में आप देख भी सकते हैं। फर्स्ट केस में आप देखते हैं यहाँ पे थायोपेंटल रैपिड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका लॉग जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू है 3.3, और 3.3 होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन आता है दैट इज 67%, ऑलमोस्ट 67%. Okay. In the second case, benzoic acid, you can see here the log p value is 0.19, less than 1, but still we are able to find 54% bioavailability of this drug. Okay. इसका मतलब है कि जो मैंने जनरलाइज कॉन्सेप्ट बताया था
वो ऑलवेज ट्रू नहीं है। मैक्सिमम केसेस में तो ये फॉलो होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे जरूर हैं जहां पे ये फॉलो नहीं होता। तो आप आंख बंद करके इस पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि मैक्सिमम केसेस में आप जनरलाइज कॉन्सेप्ट में बोल सकते हो 1 to 4 के बीच में होगा तो यार अच्छा है, वही सेलेक्ट कर लो। ओके, फॉर गुड एब्जॉर्प्शन। सैलिसाइलिक एसिड लॉग पी वैल्यू इज 0.12। इट इज अ रेशियो, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है, और इसकी बैलेबिलिटी आप 60% देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी अच्छा है। एस्पिरिन 0.33, मॉडरेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बैलेबिलिटी कम है 0.02, और बैलेबिलिटी स्टिल लेस। अब लेस देन 0.002 बैलेबिलिटी 22%, लेस देन 0.002 sulfanilamide बैलेबिलिटी 24%, and next one is barbituric acid. Log p value is less than 0.002, absorption 5%. तो ये सारे केसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, that is the comparison between intestinal absorption of some drugs through the rat intestine and partition coefficient of the ionized form of the drug. Okay, तो ionized form में हो सकता है पॉसिबली कि ये सारी जो ड्रग्स हैं जिनकी लॉग पी वैल्यू बहुत कम नजर आ रही है वो आयनाइज्ड फॉर्म में है, और आयनाइज्ड फॉर्म में होने की वजह से इनकी जो बैलेबिलिटी है वो कम दिख रही है। ठीक, तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया 1 to 4 लॉग पी, और लॉग पी वैल्यू की इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम सॉलिबिलिटी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बीसीएस क्लासिफिकेशन, सॉलिबिलिटी नहीं बीसीएस क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेबिलिटी और सॉलिबिलिटी दोनों कंसिडर किया गया। तो फर्स्ट क्लास की ड्रग जिसकी हाई सॉलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी है वो सबसे इजीली ब्लड में अवेलेबल हो जाते हैं, उनकी बैलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग ऐसी ड्रग्स जिनकी सॉलिबिलिटी कम है, परमेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर ऐसी ड्रग्स की सॉलिबिलिटी अगर हम बढ़ा दिए तो बैलेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है बहुत इजीली। ठीक है, तो लॉग पी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लॉ ऑफ बीसीएस क्लासिफिकेशन 3, सॉलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी लेस। सॉलिबिलिटी हाई है, अगर हम इस ड्रग की परमेबिलिटी बढ़ा दें किसी तरीके से तो बैलेबिलिटी इसकी अच्छी हो जाएगी। दैट इज द केस। ओके, अब फोर्थ क्लास की ड्रग्स लो सॉलिबिलिटी लो परमेबिलिटी, अब इस ड्रग की दोनों चीजें बढ़ानी पड़ेगी, सॉलिबिलिटी भी परमेबिलिटी भी, और ऐसी ड्रग्स को ओरली देना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो क्योंकि मैं बात कर रहा था ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स जिनकी लॉग पी वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो ऐसी ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में है, इस वजह से इनकी लॉग पी वैल्यू बहुत कम है। ऐसी ड्रग्स का सॉल्ट ज्यादा दिया जाता है। जब भी आप टैबलेट देखेंगे तो इसका सोडियम सॉल्ट किसी का है, किसी का कैल्शियम सॉल्ट है, किसी का कुछ भी, मतलब अलग अलग ड्रग की उनके वो मतलब एसिडिक है या बेसिक है, उसके बेसिस पे उनका सॉल्ट बनाया जाता है, और उनकी सॉलिबिलिटी तो बेटर होती है, परमेबिलिटी उनकी बेटर नहीं होती सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग की, क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए ड्रग। अब परमेबिलिटी अच्छी नहीं है तो इस वजह से बैलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती। बट कुछ और मैकेनिज्म है बॉडी में जो फॉलो होते हैं पैसिव मैकेनिज्म के अलावा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पैसिव नहीं ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई और ट्रांसपोर्ट सही, तो आयनिक ड्रग का दूसरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है, बट स्टिल वो अभी भी 20% 24% तक ही रह जाता है, बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं रह जाती। ठीक है, so for ionizable drugs where the ionized species are responsible for partition, the apparent partition coefficient D can be calculated from the following equation. वहां पे ऐसी ड्रग्स जो आयनाइज होती हैं फ्रीक्वेंटली, तो उनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है, अपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट, उसको डी से डिनोट करते हैं,
और जब भी हम log p वैल्यू की बात करते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, log p की बात करते हैं, तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, एक लिमिटेशन, उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर ड्रग आयनाइज हो गई तो ये सारी इक्वेशंस को आप कंसीडर कर सकते हैं उनकी अपेरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर वीक एसिड्स, अगर वीक एसिड्स का सॉल्ट बनाया गया है तो उसकी जो अपेरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, दैट इज log p, इट इज पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, माइनस log 1 plus 10 to the power pH minus pK. This is for weak acid. For weak bases, log D is equal to log P minus log 1 plus 10 to the power pK minus pH. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे pH minus pK है और यहाँ पे pK minus pH है। मैंने अभी पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे बताया मैंने कि डिफ्यूजन लेयर पे जो pH है उसके बेसिस पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, और डिफ्यूजन लेयर की pH के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि हमें वो कौन सा pH है जिस पे बेटर सॉल्युबिलिटी मिलेगी वीक एसिड ड्रग की, अगर वो सॉल्ट फॉर्म में है तो डिफ्यूजन लेयर पे pH ज्यादा होता है फॉर वीक एसिड, इस वजह से pH माइनस pK किया गया है, और डिफ्यूजन लेयर पे pH कम होता है इन द केस ऑफ वीक बेसिस, इस वजह से pK माइनस pH किया हुआ है। ओके, सो कीप वॉचिंग अस। आप मेरी पिछले वीडियो को जाके जरूर देखें इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। In my next video, I'll let you know about the PK of the drugs. So keep watching us. Thank you so much.